हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 मॉडर्न फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग शुरू किए थे। और आज जैसा कि हमने कहा था 4th लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हम उसमें जितने भी टॉपिक्स हम लोग अब तक कवर किए हैं उन पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स, अलग अलग टॉपिक पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ PYQ से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग से क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। और बिलीव करो आज की जो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस अगर जिस भी बच्चे ने बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से इसको कर लिया और इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो विश्वास करो कोई भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से तो वो छूटने नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। बट तुमको उसके लिए करना क्या होगा, जो प्रोसेस बताएगा उसको फॉलो करना है। अगर ये लेक्चर इस चैप्टर का ये लेक्चर पहला लेक्चर है तो बिल्कुल नहीं देखना है इसको। इसके पहले जाकर के सीक्वेंस वाइज जो लेक्चर्स ऑर्डर में बनाए गए हैं, जहाँ चैप्टर शुरू हुआ है वहाँ से देखना है। जिन बच्चों ने कर लिया है, सीक्वेंस को फॉलो कर लिया है, रेगुलर में साथ चलना है, वो लोग अभी से शुरू करते चलें। जो नहीं कर पाए हैं किस वजह से, कोशिश करें कि एफर्ट और ज़्यादा लगाएं और जो चैप्टर्स छूट रहे हैं, जो लेक्चर्स छूट रहे हैं, उन लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी कवर कर लें, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास जो है वो है टाइम। हमें टाइम जो भी हमारे पास है, लिमिटेड है, ज़्यादा है, कम है, जो भी है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको फुल यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो बाकी जो फर्स्ट बुक के टॉपिक्स थे, लेक्चर्स थे, एज़ यूजुअल चल रहे हैं, ठीक है। साइड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर एक बार ध्यान से जाकर देखोगे तो ऑर्डर वाइज तुमको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मुझको बताना, मैं उसके लिए क्वेश्चन कुछ तुम्हारे लिए ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो इन सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि बहुत शानदार चैप्टर है। इसका लेक्चर नंबर 5th और 5th लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से ऑनेस्टली देख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, फिर कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, किसी एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। IP मतलब फोटो करंट, फोटो करंट मतलब प्रकाश विद्युत धारा, और प्लेट पोटेंशियल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं ऐसा ना करें। ये फोटो करंट क्या है, प्लेट पोटेंशियल क्या है, सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो सीक्वेंस बना के मैं लेक्चर्स अपलोड किया हूँ उनको देख करके ही यहाँ पर आना है, ठीक है। तो प्लेट पोटेंशियल और फोटो करंट मतलब प्लेट के विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है फॉर द कर्व्स A, B एंड C। और 3 कर्व हमको दिखाई गए हैं, A, B और C। इन तीनों कर्व की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों कर्व की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितना बता रहा है, 𝜇A, 𝜇B, 𝜇C। मतलब पहला कर्व के लिए फ्रीक्वेंसी 𝜇A है, इसकी 𝜇B है, इसके लिए 𝜇C है। एंड इंटेंसिटी IA, IB एंड IC। इंटेंसिटी तीनों अलग अलग मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट में 3 अलग अलग लाइट यूज़ किया गया है। 3 अलग अलग लाइट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और अलग अलग इंटेंसिटी है। कहने की बात ये है, ठीक है। और इन तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। हमें बताना है कि इनमें रिलेशन कौन सा सही होगा। फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है, इंटेंसिटी कौन बराबर है, कौन छोटा है, कौन बड़ा, ये सब चेक करना है। पहले ऑप्शंस की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ फिगर में गौर करते हैं। तुमको मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बताए थे इस चैप्टर के, कि वही इस चैप्टर का, वही इसके पूरे कॉन्सेप्ट का एकदम हार्ट एंड सोल है। लेक्चर नंबर 2 आई थिंक शायद है वो इस चैप्टर का। तो ग्राफ में हम लोगों ने समझा था कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं इसको, जहाँ पे करंट 0 होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम होता है तो ये कंफर्म होगा कि फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है। तो अगर कभी भी 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए या 2 अलग अलग लाइट के लिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको सेम मिला
जैसे कर्व बी और सी देख रहे हो, तो कर्व बी और सी का बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको कहते हो निरोधी विभव, सेम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का सीधा कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है 100%, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो कर्व ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और कर्व बी और सी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तो कन्फर्म है कि बी और सी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। लेकिन इनसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, न्यू ए की होगी। तो न्यू ए विल बी ग्रेटर देन न्यू बी एंड न्यू सी, और न्यू बी न्यू सी क्या होंगे, बराबर होंगे। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। तो ये चीज़ कहीं हमको दिखाई दे रही है, ये चीज़ हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। सिंपल सा हमारा आंसर अभी हमारा आ गया, एक ही बार में आ गया। हालांकि इंडस्ट्री भी चेक कर लेंगे, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार तुम्हारा आंसर आ जाए। अगर सारे ऑप्शंस को तुम चेक करना चाहोगे, देख लो। न्यू ए इज इक्वल टू न्यू बी कह रहा है। ए और बी का फ्रीक्वेंसी कहाँ बराबर हो सकता है? जब दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी कैसे बराबर हो सकते हैं? आई ए इज इक्वल टू आई बी। अच्छा, आई ए इज इक्वल टू आई बी, इंटेंसिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? सैचुरेशन करंट, जिसको हिंदी में क्या, संतृप्त धारा। जहाँ पे करंट कांस्टेंट होती है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अचीव होती है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड करंट। याद आ रहा है, पूरा ग्राफ पढ़ा चुका हूँ। तो सैचुरेटेड करंट अगर दोनों लोग का सेम है तो इंटेंसिटी उनकी सेम होने वाली है। तो इंटेंसिटी के लिए हमको क्या चेक करना होता है? सैचुरेशन करंट। और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चेक करना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऊपर का तो बात सही है कि आई ए इज इक्वल टू आई बी है, लेकिन ये जो है वो गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड कह रहा है कि न्यू बी इज इक्वल टू न्यू सी। तो न्यू बी इज इक्वल टू न्यू सी, तो ठीक है, बात सही है। लेकिन आई बी इज इक्वल टू आई सी। आई बी कहाँ है, आई सी कहाँ है, देख रहे हो? आई सी कर्व में फोटो करंट की वैल्यू कम है, बी वाले में फोटो करंट ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी कैसे बराबर हो सकते हैं? थर्ड ऑप्शन, तो ये वाला पार्ट तो पहले ही क्लियर है कि न्यू ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और न्यू बी न्यू सी सेम होंगे। और आई ए इज इक्वल टू आई बी तो है ही है भाई, ए और बी का जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है, तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ कह रहा है न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए। तो न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए, न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए कहाँ पे है? फ्रीक्वेंसी ए की उधर है, बी की इधर है, कहाँ दोनों बराबर हो सकते हैं? आई ए इज इक्वल टू आई बी तो है, मगर ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके बात इतनी सी है कि थर्ड ऑप्शन सही है। ए और बी की इंटेंसिटी बराबर होगी क्योंकि दोनों का सैचुरेटेड करंट सेम है। बी और सी की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है। और ए की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी क्योंकि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अप्रोच समझो क्या होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो, किसकी छोटी किसकी बड़ी, या बराबर है तो वॉटेवर जो भी है। और इंटेंसिटी की अगर तुम्हें खोज करनी है तो तुरंत उनके सैचुरेटेड करंट को चेक करो, तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलते अगर हैं एग्जाम में, जिनके आने का पूरा चांस है, कोई ग्राफ ही तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तुमको इन बातों को ध्यान रखना है कि सर ने अप्रोच क्या बताया है। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। चलो, तो कर लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुरंत चलते हैं, डू इट फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमें ग्राफ देखो करंट और लैम्डा के बीच पूछा गया है, मगर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट इज केप्ट कांस्टेंट। इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो एनोड प्लेट है उसके पोटेंशियल को इज केप्ट कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन पर क्या फ़र्क पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा। एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज चेंज्ड, और फोटोन के वेवलेंथ को चेंज करते हैं। अगर तुमको मैं एक हल्का सा ग्राफ बना के दिखाऊं, ग्राफ कह रहा हूँ, फिगर बना के दिखाऊं, जो फिगर हम लोग पढ़े थे एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में, कुछ ऐसे, ठीक है। चलो, तो कुछ यूँ बात समझ लो कि ये जो प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं
और ये एनोड प्लेट होता है ना, ये कैथोड प्लेट और ये एनोड प्लेट। तो एनोड प्लेट का जो पोटेंशियल है बेटा वो कांस्टेंट कर दिया गया। इसके पोटेंशियल को हमको चेंज नहीं करना है, इज केप्ट कांस्टेंट। होता क्या है, यहाँ से लाइट आती है एक सफिशिएंट वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की, तब जा कर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सब बता चुका हूँ क्या होता है पूरा कहानी इनका। तो कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती, कुछ के पास बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिसके पास ज़्यादा होते हैं उनको आराम होते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, है ना। और प्लेट पोटेंशियल तो सपोर्ट भी करते हैं, खींचते हैं। तो प्लेट पोटेंशियल को हमने कर दिया कांस्टेंट, इसके वोल्टेज को मुझको नहीं बढ़ाना है। और फिर देखता हूँ कि जब यहाँ से लैम्डा को चेंज करूँगा तो यहाँ से फोटो करंट पर क्या चेंज होगा वो हमको पता करना है। क्वेश्चन समझो पहले, क्या फॉरगेट अबाउट ग्राफ यार, पहले क्वेश्चन समझो। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बच्चों प्लेट पोटेंशियल कर दिया गया है कांस्टेंट, मतलब ये अब जितना सपोर्ट कर सकता तो उतना ही करेगा, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। यहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं उसकी लैम्डा को हम चेंज करना चाह रहे हैं और देखना चाहते हैं कि करंट में क्या चेंजेस होंगे। 4 ग्राफ दिए हैं, तुमको पता करना कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ है जो लैम्डा और करंट के रिलेशन को शो करते हैं। सबसे पहली बात कि जब मैं यहाँ से लैम्डा को बढ़ाऊँगा तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, इज इक्वल टू क्या होता है, CH/λ। लैम्डा को मैं बढ़ाऊँगा तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और प्लेट पोटेंशियल जितना सपोर्ट कर रहा था उतना ही करेगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इनका यहाँ से यहाँ तक पहुँचना बंद तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन तो हो जाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो गई है और प्लेट पोटेंशियल फिक्स कर दी हो, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। जितना करता उतना ही करेगा, अब ज़्यादा नहीं करेगा कि तुम्हारी एनर्जी कम हो गई तो चलो हम खींच लेते हैं। तुम्हारी एनर्जी कम हो गई तो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको कांस्टेंट रख दिया गया है, ये प्लेट पोटेंशियल का कहना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर फोटॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी, लैम्डा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक इनका पहुँचना, थोड़ी सी संख्या इनकी गड़बड़ हो जाएगी और इसका सीधा फर्क पड़ेगा फोटो करंट में, जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर जब भी लैम्डा को तुम बढ़ा दोगे, फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, कीपिंग प्लेट पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक, उसको चेंज करोगे तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो लैम्डा को अगर बढ़ाओगे फोटोन की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इनका यहाँ से यहाँ पहुँचना मुश्किल होता जाएगा। और अगर फोटोन की एनर्जी तुम बहुत कम कर दिए, लैम्डा बढ़ा रहे हो और बढ़ाते बढ़ाते थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड को तुम क्रॉस कर गए और थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाओगे तो फिर क्या होगा, इन फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो इलेक्ट्रॉन का जब निकलना ही बंद हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो शुरू में करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा और एक सर्टेन वैल्यू के बाद क्या होगा, करंट विल 0। शुरू में डिक्रीज करेगा, बाद में 0 हो जाएगा। तो शुरू में डिक्रीज करेगा करंट की वैल्यू वेवलेंथ के साथ, देख रहे हो डिक्रीज कर रहा है और एक सर्टेन लैम्डा के बाद करंट 0 हो गई। ये वही लैम्डा है जहाँ पर पे फोटोन की एनर्जी इतनी कम हो गई है कि वर्क फंक्शन से भी कम हो गया, और वर्क फंक्शन से कम हो गया तो फिर तो भेजते रहो फिर लाइट, कोई मतलब ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 4th ऑप्शन है यानी कि जो डी ग्राफ है इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ, जो कि करंट और वेवलेंथ के रिलेशन को शो करता है, बशर्ते प्लेट पोटेंशियल को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, एक यूनिक ग्राफ था, बहुत ग्राफ हम लोग पढ़े मगर करंट और वेवलेंथ के बीच बात नहीं किया गया था। तो वो भी देख सकते हो कि कैसे इनमें चेंजेस होते हैं, कीपिंग प्लेट पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन डन, जल्दी करो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं, डू इट। अब थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी फॉर्मूले के आधार पर ये एक ग्राफ हमको कह रहे हैं। किसी पार्टिकल के मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग और उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, ग्राफिकल रिलेशन क्या होगा, हमको पता करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा उनमें रिलेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला याद कर, हम लोग क्या पढ़े हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़े, लैम्डा इज इक्वल टू h
बाई पी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मतलब कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p है, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। मोमेंटम को बढ़ाओगे लैम्डा घट जाएगा, मोमेंटम को कम करोगे लैम्डा बढ़ जाएगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला ग्राफ कुछ ऐसा कर्व वाला होता है, इसको याद रख लेना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो है कि लैम्डा बढ़ रहा है मोमेंटम घट रहा है, ठीक है, तो लेकिन ये नहीं हो सकता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। कभी भी अगर ऐसा इन्वर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा तो हमेशा कर्व बन करके ही आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो और बाकी दो, थर्ड और फोर्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है कि लैम्डा के साथ मोमेंटम की वैल्यू बढ़ रही है, और थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसमें जो लग रहा है कि यार यहाँ भी लैम्डा के बढ़ने पर पी घट रहा है, यहाँ भी लैम्डा के बढ़ने पी घट रहा है, तो दोनों बात तो सही हो सकती है, मगर ये जो y = 1/x का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं वो कर्व्ड ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ बिल्कुल करेक्ट, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो हम लोग को याद रखना चाहिए कि ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। मान लो कि फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि मोमेंटम और लैम्डा के बीच में ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो जल्दी कर लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं, जल्दी डू इट फास्ट। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेगा हमारे। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट अभी भी मन में रहा होगा कि इमिशन कैसे होता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट में क्या कहानी होती है, तो यहाँ से क्लियर होगा। और अगर क्लियर है तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हम पढ़े हैं वो सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए 4 स्टेटमेंट तुमको दिए गए हैं, उनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा तुमको चुनना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर इंसिडेंट फोटोन h ग्रेटर देन 5। भाई वो तो होना ही चाहिए इक्वेशन के लिए कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, जो है भी, तो भाई वो होगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना इमिशन कैसे होगा। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन इट विल श्योरली कम आउट। क्या ऐसा पॉसिबल है? सब बता चुका हूँ। फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वर्क फंक्शन ज़्यादा है मतलब वो काबिल है, वो फोटॉन में काबिलियत है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, लेकिन फोटॉन्स में काबिलियत है, इलेक्ट्रॉन का भरोसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एनर्जी को रिसीव करके यहाँ वहाँ लूज़ कर दे, यहाँ वहाँ कोलिजन में खर्च कर दे। खूब ढेर सारी इसको एनर्जी फोटॉन ने दिया, लेकिन वो बेचारा उसको यूज़ नहीं कर पाया ठीक से, तो कंफर्म नहीं होता। चांस है, फेयर चांस है, मगर 100% श्योर नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो गारंटी नहीं होती है, निकलने का चांस होता है, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा होती है कुछ ना कुछ निकल ही जाते हैं, मगर ये एक्सपेक्ट करें कि सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बहुत 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 मुश्किल होता है, ठीक है। तो श्योर नहीं कह सकते, मे बी और मे नॉट बी, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन भैया बिल्कुल भी गलत बात। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन द लाइट सोर्स मूव्ड फार्दर फ्रॉम द कैथोड प्लेट। मतलब ये कह रहा है कि यार तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट में ये कैथोड प्लेट है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, और ये एक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है फोटोन के रूप में। अब हमने क्या किया, सोर्स को दूर कर दिया। दूर करने से यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे हैं इनकी एनर्जी पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं भाई। दूर करने से इसकी वेवलेंथ पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसके फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जब ये दूर चला जाएगा तो भी फोटॉन उतनी ही एनर्जी के आएंगे, तो भी इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी के निकलेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काहे को चेंज होगा? दूर वूर करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई रत्ती भर का फ़र्क नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बहुत पूछा था एग्जाम में, ठीक है, कि अगर हम लोग दूर कर दें सोर्स को तो पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल बदलना है तो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बदलो, आने वाले फोटोन की वेवलेंथ को चेंज करो। पास दूर करने से डज नॉट मैटर, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर तुम कहोगे कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो बात गलत है। फॉर इंसिडेंट फोटोन CH/λ मोर देन 5 भाई अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी
CH/λ माइनस 5 सब बता चुका हूँ कि CH/λ आ रहा है, उसमें से 5 कर दिया तो K ये है, मगर ये जो होता है बच्चों K मैक्स होता है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी इससे कम होती है, 0 भी हो सकती है। तो ये वर्ड अगर तुम लिखोगे मस्ट हैव कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी ही होगी, तो गलत है। अगर मे लिखा होता मे हैव तो बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। अब तुम कहोगे नहीं मस्ट हैव, तो भाई दिक्कत है, कोलिजेंट से कुछ एनर्जी लूज भी हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट इज वेल। ऑल द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो होता ही है। सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकते, है ना, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मे नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल सत्य वचन है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करो, 5th क्वेश्चन की तरफ तुरंत आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल, लिखते हैं क्या कर रहा है। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल यूज्ड इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने मेटल यूज़ किया उसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छी बात है। फॉर सर्टेन इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, किसी फ्रिक्वेंसी के लिए, पता नहीं है क्या है, फॉर अ सर्टेन इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, लेट अस सपोज आने वाली फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट। एक निश्चित आने वाली आवृत्ति के लिए जो निरोधी विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो बता रहा है 3 वोल्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ़ द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इज डबल्ड। मान लो हम आने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें, फ्रिक्वेंसी को दोगुना कर दें, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर, उसकी मैग्नीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ेगा तुमको पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है, अगर फ्रिक्वेंसी को डबल करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग ग्राफ में इस बात को पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी को अगर बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड, उसका जो परिमाण है वो बढ़ता है। इसको ग्राफ में समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से बात को जानते भी हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन यहाँ से आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उनको रोकने के लिए और ज़्यादा तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ये तो कन्फर्म है कि इंक्रीज़ करेगा। अब नई वैल्यू क्या होगी वो हमको पता करना है। तो आइंस्टीन्स का इक्वेशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5, जहाँ के मैक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई फोटोन की एनर्जी, 5 वर्क फंक्शन। ठीक है, 5 बोलो या 5 और बोलो, एक ही बात है ना। पहले कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल में ही तुम ई जोड़ दो, मतलब ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तुम्हारा क्या होता है, के मैक्स। तो पहले कंडीशन में के मैक्स कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू एच न्यू जो नहीं पता है, -5 कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दिया हुआ था। तो अगर इसको मैं यहाँ भेज दूँ तो कितना हो जाएगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये तो फर्स्ट केस की बात हो गई। सेकंड केस में कह रहा है फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए। तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दोगे तो फिर वाला फॉर्मूला होगा के डैश मैक्स इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस 5 नॉट। पर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए तो फ्रीक्वेंसी 2 न्यू कर दिए तो कितना हो गया, 2h न्यू आने वाले फोटोन की एनर्जी। अब h न्यू की वैल्यू है 5.5, तो 2h न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे उसका डबल करना होगा। हाँ, मेटल वही है तो वर्क फंक्शन अब भी वही रहेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नई काइनेटिक एनर्जी जो के मैक्स होगी वो कितनी आएगी, के डैश मैक्स विल बी 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो के मैक्स है। तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ऐसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वी एस की वैल्यू क्या होती है, के मैक्स बाई ई, जहाँ के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए।
तो करना क्या है, के मैक्स में से बस ई हटा दो भाई, तुम्हारा क्या बन जाएगा, उसका पोटेंशियल बन जाएगा। तो देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव की वैल्यू जाएगी 8.5 वोल्ट विल बी द आंसर। सिंपल है। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा 8.5 हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हो। ठीक है, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तुमको समझना होगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या है क्या जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी कर लो, 6 क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते, तुरंत अभी बढ़ेंगे आगे। तो अब चलते बच्चों क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, कुछ वैसे ही बस हल्का सा चेंज है, जैसा क्वेश्चन 5th हम लोगों ने किया अभी। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर अ सर्टेन इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, एक निश्चित आने वाली फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। अच्छी बात है। व्हेन इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इज डबल्ड, अगर आने वाली फ्रिक्वेंसी को डबल करें, तुरंत यहाँ माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यार पक्का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पक्का बढ़ने वाला है। फ्रिक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कंफर्म बढ़ना ही बढ़ना है। तो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 5 वोल्ट। ठीक है, तो जो हम जानते हैं वो हमको दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल। मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि देहली तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला अगर हमें याद हो तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ होता है जिस पर फोटोन की एनर्जी एग्जैक्ट वर्क फंक्शन के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मुझे मेटल का वर्क फंक्शन कहीं से जुगाड़ हो जाए, मिल जाए, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या ही दे रही है, फट से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, मेटल के वर्क फंक्शन के पीछे पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के पीछे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हमको देखना चाहिए कि किसी चीज़ के पीछे डायरेक्ट जाना है या किसी के थ्रू होकर के जाना है। फाई निकालो, लैम्डा फटाफट आएगा। कैसे निकालते देखते हैं। तो फॉर्मूला वही है, चिर परिचित फॉर्मूला, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, आइंस्टीन का दिया हुआ फॉर्मूला। फर्स्ट कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, तो इसी 1.5 में अगर मैं ई लगा दूँ तो वही तुम्हारा बन गया के मैक्स। फॉर अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी एच न्यू, फाई कितना है नहीं पता, छोड़ दो उसको। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर वी एस कितना होता है 5 वोल्ट। तो वी एस अगर 5 वोल्ट होगा तो के मैक्स क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी तब जब फ्रीक्वेंसी क्या करनी होगी डबल, 2h न्यू। मेटल वही है, फाई वही रहेगा। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सॉल्व कर लो और फाई की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस 2 फाई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो 2h न्यू कैंसिल, एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड प्लस 2 फाई माइनस 5 किया तो 5, तो 5 आ गया बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन। बस खत्म कहानी। वर्क फंक्शन मिल गया तो फट से निकाल लो। CH/λ0 को शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए, 12,375 बाई लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, पढ़ चुके हम लोग इसको। तो लैम्डा नॉट फाइंड करना, 12,375 लैम्डा नॉट, और 5 कितना आया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आई है। तो देयरफॉर लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा 12,375 बाई 2। याद रखना सीधे आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, कुछ चेंज वेज नहीं करने। तो 6187.5, इसको चेक कर लेना। आई थिंक शायद ये इसका आंसर आएगा। 6187.5 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इससे कम वेवलेंथ चलेगा, इससे जहाँ ऊपर चलेगा इमिशन फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ तुमको देखना होगा कि हमको क्या चीज़ चाहिए जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस डन। चलेंगे 7th की तरफ। जल्दी पहले कॉपी तो कर लो इसको, जल्दी। अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 7th का। 7th क्वेश्चन करा है कि इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज एच न्यू। अब तुमको ये क्या है,
वर्क फंक्शन एच न्यू, वर्क फंक्शन तो फाई होता है, कुछ उसकी वैल्यू होती है, क्या है तो कुछ नहीं है, ये भी एनर्जी ही है। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन को तुमको फोटोन के एनर्जी के टर्म्स में दिया है, घबराने की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में जो हमने मेटल यूज़ किया है, उस मेटल का वर्क फंक्शन, उसका कार्यफलन हमको सीधे एच और न्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू। अब कह रहा है कि इस मेटल पर दो अलग अलग लाइट हम लोग फॉल कराते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है 5 न्यू और 10 न्यू, अलग अलग लाइट्स आते हैं, ठीक है, सेपरेटली। तो दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है कितना होगा। पहले कंडीशन में निकले, जो बाहर दूसरे कंडीशन में निकले, उनसे निकल, अब पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, है ना, क्योंकि वर्क फंक्शन जितना है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी भेज रहा हूँ हम लोग। तो दोनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला जो हमको यूज़ करना है वो तो वही है, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। तो पहले कंडीशन में K1 इज इक्वल टू ई कितना होगा, 5 न्यू फ्रिक्वेंसी है, तो पहले केस में एनर्जी कितनी हो गई 5H न्यू, और फाई कितना दिया है, फाई नॉट इज H न्यू, तो ये कितना हो गया 4H न्यू, ठीक है, या तो क्लियर है। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि K2 इज इक्वल टू, कभी कभी इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। तो K2 इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, 10H न्यू में भेज रहा हूँ, 10 न्यू भेज रहा हूँ, तो एनर्जी कितना हो जाएगा 10H न्यू माइनस H न्यू इज इक्वल टू 9H न्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4H न्यू बाई 9H न्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 4/9। तो अगर मुझसे उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछे तो K1 इज टू K2 की वैल्यू सीधे क्या आ गई 4:9, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो हमसे पूछता है, तो K1 को हम लोग कह सकते हैं ना हाफ m v1 स्क्वायर, और K2 को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। अगर हमको मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो निकालना होगा तो हाफ m काट दिया, तो क्या मिल गया हमको v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 4/9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि v1 इस टू v2 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 2:3, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच देख लो, मेथड देख लो कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हो गया, जल्दी करो। 8th क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं हम लोग। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 का है। 8 क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज 1:2। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का रेशो दिया है 1:2। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशो है 1:2, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेवलेंथ, जो तुम बोलो एसोसिएटेड विथ देम, उनसे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी लैम्डा पी और लैम्डा अल्फ़ा, इन दोनों का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/p मोमेंटम, या h/mv, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं h/√2m k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फॉर्मूले हैं
जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। चूँकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाए, H इज इक्वल टू अंडर रूट H बाई स्क्वायर रूट 2m के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ m के कह सकते हैं, क्योंकि भाई h और 2 तो कांस्टेंट है, कह सकते कोई दिक्कत नहीं। तो मुझको लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फ़ा फाइंड करना है, तो पलट कर क्या हो जाएगा ये m अल्फ़ा k अल्फ़ा और नीचे क्या आ जाएगा m प्रोटॉन k प्रोटॉन। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 4 और यहाँ क्या लिखूँगा m। ठीक है, और इनके काइनेटिक एनर्जी में 1:2 का रेशो है, तो काइनेटिक एनर्जी में 1:2 का रेशो है। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लो, m से m कैंसिल, यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 2√2 यानी कि 2√2:1। ठीक है, तो उनके काइनेटिक एनर्जी 1:2 का रेशो था, तो उनके जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होंगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में, उसमें 2√2:1 का रेशो होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही आता है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा फॉर्मूले की जानकारी होना चाहिए, याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या, और ये रिलेशन कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 गुना होता है, सब पता होगा, तभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लो, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जल्दी। नाउ वैसे ही कुछ मिलता जुलता मगर हल्का सा बदल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगेन एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, आर एक्सेलेटेड इन 100 वोल्ट एंड 400 वोल्ट। प्रोटॉन को 100 वोल्ट में एक्सेलेरेट किया गया है और अल्फा पार्टिकल को 400 वोल्ट पे हमने एक्सेलेरेट कर दिया कि जाओ इतने वोल्टेज मूव करो जिससे उनको काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल में एक्सेलेरेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे वो भी चेक कर लिया जाए, है ना। तो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को क्रमशः 100 वोल्ट और 400 वोल्ट में त्वरित किया गया, एक्सेलेरेट किया गया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, रेशियो फाइंड करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैम। भाई फॉर्मूला तो वही है जो हम यूज़ किए थे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी या h बाई एम वी या h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m k। और चूँकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चार्ज इंटू वी के बराबर होगी, जहाँ वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं मालूम का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में एक चार्ज पार्टिकल को जब मूव कराते थे तो उसके वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया था, W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी, जाके चेक करना। वही वर्क डन ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर जाएगा, तो Q के बदले Q, डेल्टा V इज V, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहीं भी ऐसी बात आएगी कि पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है। तो जहाँ पर फॉर्मूले में K है वहाँ पर हम Q इंटू V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट बिकम्स h बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 2mQV। अब मास पता है, Q पता है, वोल्टेज पता, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगेन लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ mQV, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो देयरफॉर लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फ़ा पलट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, m अल्फ़ा q अल्फ़ा v अल्फ़ा डिवाइड बाई m प्रोटॉन q प्रोटॉन v प्रोटॉन। अब रख दिया जाए तो प्रोटॉन और अगर अल्फ़ा पार्टिकल का, प्रोटॉन का मास अगर m होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल का 4m होगा, 4 गुना होता है। प्रोटॉन का चार्ज अगर Q होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल का 2Q होगा, डबल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस 100 है और 400 है, प्रोटॉन का 100, अल्फ़ा पार्टिकल का 400। ठीक है, तो M से M, Q से Q, 400 से कट गया ये, तो 4 2 जा 8, 4 जा 32, तो 4√2:1 ये तुम्हारा हो गया राइट आंसर। ठीक है,
तो इनके जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होंगे उनमें 4√2:1 का रेशियो होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, तो हमको रेडी रहना होगा कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हो गया, जल्दी करो 10th क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन E, एक फोटोन की एनर्जी है E, इज सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन की एनर्जी E है जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, जिसका मास क्या है m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है m। अच्छी बात है। हमको उनके दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो पहले अगर फोटोन की बात किया जाए तो फॉर फोटोन CH/λ P इज इक्वल टू E होता है फॉर्मूला। P मतलब फोटोन की बात हो रही है, तो लैम्डा P इज इक्वल टू क्या आएगा CH/E। ऑप्शन हमको दिया है, कहीं पे E है, CB है, 2MB है, तो C वगैरह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला h/2m_k होता है, k मतलब है E। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ और फोटोन के वेवलेंथ का रेशियो पूछा था, तो कितना हो जाएगा h/2me इलेक्ट्रॉन के लिए, और फोटोन का ये अगर पलट गया तो E ऊपर और CH नीचे। ठीक है, तो H से H कैंसल्ड आउट और लैम्डा E/λ P की वैल्यू कितनी आएगी E/c²√2me। अगर E से मैं इसको काटूँ तो एक E ऊपर बचेगा तो आएगा 1/c एंड √1/c एंड कह सकते हो क्या E/2m होल टू द पावर 1/2। 1/c को अलग कर लिया, E रूट बचेगा ऊपर, तो E/2 1/2 होल की पावर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत आसान था, बस क्वेश्चन की भाषा को समझना था और फॉर्मूले जो हम मुझको अप्लाई करने वो देखने हैं। जिन बच्चों को डाउट है कि हमारे नीट एग्जामिनेशन में CUT में क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, वो इन क्वेश्चंस का दर्शन कर लें। बस यही सब कुछ है, इसी के इर्द गिर्द हमारा प्रश्न पत्र घूमता रहेगा। ठीक है, तो आज जो हमने 10 क्वेश्चंस किया है, ये वाकई में वो 10 क्वेश्चंस हैं जिनके अराउंड तुम्हें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो हमें इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, इनके बेस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करना है और फिर आगे की तरफ बढ़ना है। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आगे एटम्स एंड न्यूक्लियस। फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक करंट एज यूजुअल हम लोग का चल रहा है, आगे बढ़ते चलेंगे और जैसे ही फर्स्ट से मॉडर्न फेज खत्म करेंगे तो शुरू कर दूंगा हम लोग ऑप्टिक्स। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसके बेस पर प्रैक्टिस करते चलो, मेहनत करते चलो, रिजल्ट का फिक्र मत करो, प्रोसेस पर ध्यान रखो, वो अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और तब तक अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, हमेशा की तरह क्वेश्चंस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।